नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं। इस वक्त लेकर आया हूं आपके लिए एक बड़ी बहस। अक्सर उस मुद्दे पर हम बड़ी बहस करते हैं जो मुद्दा अपने आप में बड़ा ही संवेदनशील, कॉम्प्लिकेटेड हो, जिस मुद्दे के हर पहलू को देखना समझना बहुत ज़रूरी हो। तो आज की बड़ी बहस में ऐसा ही एक मुद्दा है जो हर घर, हर परिवार से जुड़ता है, आज के दौर से कनेक्ट करता है। माता पिता होना कभी आसान नहीं रहा, आज भी नहीं है। आज के दौर में पेरेंटिंग और ज़्यादा मुश्किल होकर सामने आई। हमारे देश में बच्चों और माँ बाप का संबंध कानूनी नहीं, रूहानी रहा है। युगों से संतान को आदर्श नागरिक बनाने की जिम्मेदारी माँ बाप ही निभाते आए। बच्चों और पेरेंट्स का इतना इमोशनल और गहरा नाता रहा है जिसके बीच आने की इजाज़त कभी किसी को नहीं दी गई। लेकिन ये दौर ज़रा अलग सा हो चला है। आधुनिक चकाचौंध और पश्चिमी कल्चर का ऐसा असर है कि अब बच्चों और पालकों के बीच के संबंध में कानून, धाराएं, कोर्ट कचहरी ये सब दिखने लगी। अब बच्चों और उनके माता पिता के संबंधों को कोर्ट में परिभाषित और निर्धारित करने की नौबत आन पड़ी और इस जिरह के दायरे में है अधिकारों की सूची भी। सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे गंभीर सवाल ये उठा है कि आज अपने ही बच्चों को अनुशासन में रखना, उन्हें उनके भले के लिए रोकना टोकना सही है? क्योंकि अब ये परिवार के स्तर पर नहीं, कानूनी तौर पर निर्धारित हो रहा है। ये स्थिति वेस्टर्न वर्ल्ड में तो कब की प्रवेश कर चुकी, लेकिन हमारे अपने देश में क्या हमारा समाज, हम खुद इसके लिए तैयार हैं? मोबाइल टीवी देखने से रोका, पेरेंट्स पर हुई एफआईआर, बच्चों ने की मां बाप की शिकायत, हाई कोर्ट से मिली अंतरिम राहत। मामला अजीब है लेकिन है पूरी तरह सच। साल 2021 में इंदौर में माता पिता ने अपने बच्चों को मोबाइल फोन और टीवी देखने पर डांट लगाई और अपने बच्चों को डांटना इतना भारी पड़ा कि मामला थाने पहुंच गया। धाराएं भी ऐसी कि पेरेंट्स को 7 साल की जेल तक हो सकती है। दरअसल पेरेंट्स बच्चों के मोबाइल फोन और टीवी के बेजा प्रयोग और लंबे स्क्रीन टाइम को लेकर चिंतित थे। इसे लेकर वो अपनी 21 वर्षीय बेटी और 8 वर्षीय बेटे को अक्सर डांट लगाया करते थे। इसी बात पर बेटी ने अपने नाबालिग भाई के साथ चंदन नगर थाने पहुंचकर अपने ही माता पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। धाराएं गंभीर हैं, जिसमें अपराध सिद्ध होने पर पालकों को 7 साल तक की सजा हो सकती है। मामले में चालान पेश हुआ, मुकदमा जिला अदालत तक पहुंच गया। इसके खिलाफ माता पिता ने हाईकोर्ट की शरण ली। मामले पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय में माता पिता के खिलाफ शुरू हुए ट्रायल पर रोक लगा दी है। 8 साल के बच्चे और उसकी बहन जो कि 21 वर्ष की थी, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके पेरेंट्स, उनके माँ पिताजी उनको मारते पीटते हैं, खाना नहीं देते हैं और बंद कर देते हैं। और बहुत सारे कारणों के साथ उन्होंने जो मुख्य रूप से बतलाया था कि टीवी और मोबाइल देखने के लिए मना करते हैं, और इन्हीं बातों को लेकर फिर ये विवाद बढ़ते गए। जाहिर है आज के एक्टिव सोशल मीडिया के दौर में ये खबर भी आग की तरह फैली है। बच्चों का टीवी मोबाइल का एडिक्ट होना आज एक यूनिवर्सल समस्या के तौर पर उभरा है। सबसे बड़ी चिंता और सवाल इस बात पर, क्या अपने बच्चों को मोबाइल टीवी के स्क्रीन से दूर करने के लिए डांटना इतना महंगा पड़ सकता है? क्या ये हमारे समाज के लिए स्वीकार्य है? पेरेंट्स और बच्चों के रिश्तों को पुनः परिभाषित करने की नौबत आ गई है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो देखा आपने इस मामले को, समझा आपने इस मामले को। मामला बड़ा संवेदनशील है क्योंकि जहां बात अपने बच्चों की आती है, माँ बाप हर चीज़ करने के लिए तैयार होते हैं। हर एक सुख सुविधा बच्चों को देने के लिए वो पूरा प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन ये कितना अजब मामला है कि दरअसल माँ बाप अगर बच्चों को उनके हित के लिए टोकें तो बच्चे क्षुब्ध होकर उनकी शिकायत कर दें थाने में, उन पर FIR भी हो जाए और फिर कोर्ट की शरण लेकर माँ बाप को अपने लिए राहत की दरकार हो। दरअसल इस पूरे मामले में एक बदलते दौर, बदलती रवायत, बदलते समाज, बदलते वक्त का एक इंडिकेशन है और इस पर बातचीत बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ कानून से, सिर्फ पुलिस से, सिर्फ रूल से ठीक होने वाला मामला लगता नहीं है। और अब तक हम इससे सुरक्षित रहे क्योंकि हमारे यहाँ एक पुराना कल्चर, एक पुरानी संस्कृति, एक पुराना एक इकोसिस्टम काम करता रहा रिश्तों का। लेकिन क्या ये अब दरक रहा है? इस पर हम डिबेट करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। हमारे साथ में एक बड़ा पैनल है, परिचय मैं आपसे कराता हूं एक एक करके। हमारे साथ डॉक्टर कौस्तुभ
आर जुड़े हुए हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, इंदौर से जुड़े हैं। डॉक्टर कौस्तुभ नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस पैनल पर। इसके अलावा हमारे साथ अर्जुन गुप्ता जी हैं, सीनियर एजुकेटर हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हर्ष राठौर साहब हैं जो कि मोबाइल के जानकार हैं और आज के दौर में जो मोबाइल का एडिक्शन है वो आप अच्छे से समझते हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र गुर्जर साहब हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और चूंकि मामला कानून के दायरे में पहुंच चुका है तो मैं धर्मेंद्र जी से भी बातचीत इस बारे में करूंगा। अर्चना झा जी हैं, बेहद संवेदनशील पुलिस अधिकारी हैं, वर्षों से इस क्षेत्र में और इस तरह की कई समस्याओं को डील करती आई हैं, वर्तमान में एएसपी बिलासपुर हैं, उनका भी मैं नमस्कार करते हुए स्वागत करता हूं। डॉक्टर दीपा दास जी मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं SCERT। आप सबको नमस्कार, बहुत स्वागत है। और आज का जो विषय है वो हम सब से जुड़ा है, हम सब पेरेंट्स बन चुके और उनके बाद ये जो समस्या है ये सबको बड़ा चिंतित करने वाली। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इसमें एक एक करके हम पहलुओं को देखें। चूँकि बच्चों ने पुलिस में शिकायत की तो मैं अर्चना जी से इसकी शुरुआत करूँगा। अर्चना जी, बच्चे पहुँचे अपने माँ बाप के खिलाफ थाने में शिकायत करने और उन पर अलग अलग धाराओं में मामला भी दर्ज हो गया। पुलिस के सामने भी चैलेंज होता होगा कि इसमें मामला दर्ज करें ना करें और कैसे करें, पर यहाँ दर्ज हुआ, मामला ज़िला अदालत तक पहुँचा और उसके बाद अब हाई कोर्ट से माँ बाप को राहत मिली। कैसे देखते हैं आप इस प्रकरण को? देखिए, पूरा प्रकरण बहुत ही संवेदनशील है क्योंकि इस प्रकरण में बच्चों ने अपने पेरेंट्स के खिलाफ शिकायत की। तो ऐसी परिस्थिति में हमको जो है बच्चों को भी समझने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है। ये बेसिकली काउंसलिंग का विषय है क्योंकि अब वो इंदौर के थाने का केस है, इसलिए उस पर्टिकुलर केस की परिस्थितियों को मैं यहाँ अवगत नहीं हूँ कि किन परिस्थितियों में कैसे FIR हुई है। लेकिन इम्पॉर्टेंट इसमें ये है, मैं शायद डिस्कनेक्ट हो गई हूँ। जी, आप कहें, अपनी बात कहें। डिस्कनेक्ट हो गई हूँ शायद। आपको हम सुन पा रहे हैं। चलिए, लगता है कि उनका संपर्क हमसे कट गया है। फिलहाल हमारे साथ में एक तो हर्ष राठौर साहब हैं, दूसरा अर्जुन गुप्ता जी हैं, सीनियर एजुकेटर, और इसके अलावा धर्मेंद्र गुर्जर साहब हैं। धर्मेंद्र गुर्जर जी, मैं आपके पास आता हूं जब तक अर्चना जी हमसे कनेक्ट होती हैं। इस मामले में जो कानूनी पक्ष है, कानूनी पहलू है, कितना बड़ा चुनौती, चैलेंज के तौर पर उभर कर सामने आया, क्योंकि माता पिता को अब अपने बच्चों की शिकायत से उभरने के लिए राहत मांगनी पड़ रही। धर्मेंद्र गुर्जर जी। जी सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? धर्मेंद्र जी, सुन पा रहे हैं? जी हाँ, जी मैं सुन पा रहा हूँ। आप इस केस के बारे में जानते होंगे, समझते होंगे। बच्चों ने जो धाराएं माँ बाप के ऊपर लगाई, पहले तो ये बताएं कितना सीरियस है, और अधिकारों को अब फिर से तय किया जा रहा है कि क्या माँ बाप को हक नहीं है बच्चों को डांटने का? बिल्कुल सही बात है। मैं आपको, चूंकि वी आर ऑल हियर, हम सब हैं, पैनलिस्ट भी बहुत मजबूत लोग हैं जी, पर आम जनता सुन रही, तो सबसे पहले मैं कनेक्ट करने के लिए चाहूँगा कि जनता ने अगर यदि मूवी देखी हो रानी मुखर्जी की मुखर्जी वर्सेस मिसेस नार्वे, बिल्कुल, तो ये सारे कानून जो हैं, जो अभी प्रचलन में दिखाई दे रहे हैं, ये सारी पद्धति विदेशों में अप्लाई होती है। भारत एक सभ्यताशील देश है। अब जो बच्चों ने अपराध माँ बाप पे लगा दिया, वो मैं आपको बताऊं तो सदोष परिरोध का एक आरोप है, जिसमें ये बताया गया कि सेक्शन 342 लगाई है कि बच्चों को रोक दिया, कौंध दिया। अब कौन माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार नहीं देना चाहता? तो मोबाइल एक अपने आप में अति सर्वत्र वर्जिता का नियम है, और हम नियम कानून कहीं से लाए नहीं हैं। सब कुछ हमारी सभ्यता ने दिया है भारत को कानून बनाने के लिए, हमारी हिस्ट्री अपने आप में पर्याप्त थी। तो सदोष परिरोध का एक आरोप लगा 342 का। उसके बाद बच्चों का जूनियर जस्टिस एक्ट के तहत 2 धाराएं और लगी। सेक्शन 75 बच्चों के प्रति, बालकों के प्रति क्रूरता, उसके लिए दंड था, और किसी भी प्रकार का सेक्शन 82 लगाया जिसमें शारीरिक दंड यदि बच्चों को दिया जाए तो। अब कुल मिला के इसके अलावा 323, 506 गाली बकना और जान से मारने की धमकी देना। तो मेरा कुल मिला के इन सारी धाराओं से सिर्फ ये कहना है कानूनन पहलू पे कि माँ बाप का पहला कर्तव्य बच्चों में अच्छे संस्कार देना, और उस कर्तव्य को निभाने के लिए थोड़ी बहुत डांट डपट तो करनी पड़ती है। तो यदि ये प्रचलन विदेशों का भारत में आ गया, ये शुरुआत है, और इस शुरुआत को यदि रोका नहीं गया तो समाज खतरे में होगा। ठीक आपने कहा। अर्चना जी अगर मेरे साथ जुड़ गई हो तो अर्चना जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। इसमें एक जो बच्ची है वो बालिग है
और दूसरा जो बच्चा है वो 8 से 9 साल का, जब शिकायत की गई थी, या इस वक्त की जो एज है वो 8 से 9-10 साल के बीच की बताई जाती, नाबालिग हैं। इस केस में बच्चों की शिकायत को पुलिस ने गंभीरता से लिया और माँ बाप के ऊपर एफआईआर की। किस तरह के हालात रहते हैं इस तरह की परिस्थितियों में? क्या जैसा आपने कहा ये मामला काउंसलिंग का है तो काउंसलिंग ना हुई होगी? देखिए, हमारी बात उस समय अधूरी रह गई थी। मैंने कहा था कि ये बहुत संवेदनशील मामला है। ऐसी परिस्थितियों में हमको दोनों पक्षों को समझ के काउंसिल करने की ज़रूरत होती है। जैसे हमारे पुलिस विभाग में एक एसडीपीयू की टीम होती है जो कि जिला स्तर पे होती है, और हर थाने में बाल कल्याण अधिकारी होते हैं, तो वो जो कि संवेदनशीलता के साथ में उसको सुनते हैं। तो हमारे ज़िले में भी इस प्रकार की टीम है बिलासपुर में, ताकि उन बच्चों के एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, जो यहाँ पे अभी हमको समझ में आ रहा है कि टीवी देखने से मना करने, तो मतलब क्या वो टीवी मोबाइल के लिए एडिक्शन है बच्चों का, और है तो कैसा है, और क्या परिजन उनको समझाइश देने की कोशिश कर रहे हैं। समझाइश के दौरान क्या ये जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों से मारपीट या अन्य कोई ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो कि बच्चों के लिए उचित नहीं है, वो भी चीज़ समझने की आवश्यकता है कि हम बच्चों को काउंसिल करें तो कैसे। जैसे पेरेंट्स को भी पेरेंटिंग के लिए एक थोड़ा गाइड करने की आवश्यकता होती है कि कई बार वो अपनी चीज़ें बच्चों पे थोपते हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं कि हम किसी चीज़ को एकदम स्ट्रिक्टली मना करेंगे तो क्या बच्चा उसमें कैसे रिएक्ट करेगा। पहले जो था कि बच्चों को हम दो झापड़ मार के बिठा देते हैं, काम नहीं करना है तो नहीं करना है, बच्चे मान भी जाते थे। लेकिन वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप उनके मनोभावों को समझते हुए कैसे हम उनको पेरेंटिंग करें कि कोई चीज़ को समझाना है तो कैसे शनैः शनैः चीज़ों को उनको रियलाइज़ करके हमको करना है। तो ये समझने की ज़रूरत है कि क्या बच्चों के लिए उचित है और अनुचित है, और पेरेंट्स को उसको कैसे रियलाइज़ कराएं कि हाँ ये बच्चे के लिए अनुचित है और ये उनको नहीं करना है। जैसे ज़्यादा मोबाइल देखना हो या ज़्यादा टीवी देखना निश्चित रूप से हार्मफुल है उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए, और आगे उनकी जो ग्रोथ है उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए भी हार्मफुल है। अर्जुन गुप्ता जी, आपके नज़र में, जैसा भी मैम ने बताया कि एक प्यार से कहने का भी तरीका हो सकता है, लेकिन जैसे ही आपने मना किया वो विद्रोह होता। एक पॉइंट और आया कि माँ बाप भी टेलीविज़न भी देखते हैं, माँ बाप सीरीज़ भी देखते हैं, माँ बाप वहाँ उनके सामने गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो पहला लेसन उनको मिल जाता है, पर कईयों का उनके बिना काम नहीं चलता। ऐसी परिस्थिति में आपको लगता है कोई वे है बीच का? बिल्कुल सर, बिल्कुल बीच का वे तो हमें अपनाना होगा। कारण यह है कि हम टेक्नोलॉजी को पूरी तरीके से डिनाई नहीं कर सकते जी। किसी जमाने में जब कंप्यूटर इंट्रोड्यूस हुआ था, एटीएम इंट्रोड्यूस हुए थे, तो इनका भी बहुत विरोध हुआ, बहुत ज्यादा लेवल पे कि ये चीजें डिस्ट्रॉय करेंगी। और अब तो हम मोबाइल से धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर बढ़ रहे हैं, और आज हम उसका विरोध भी देख रहे हैं। बट हमें चीजों को अडॉप्ट करना होगा। कहीं ना कहीं आप देखें तो मोबाइल में पूरा सिस्टम, चाहे बच्चों की स्कूल की डिटेल्स हो, बैंकिंग सिस्टम हो, या अदर कोई भी एक्टिविटी हो, उसके माध्यम से जुड़ी हुई है। पेरेंट्स का जो इशू सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं की टेक्नोलॉजी के इस दौर में जो जनरेशन गैप हुआ है उसने ये सिचुएशन पैदा की है। दूसरा कि पेरेंट्स ने स्कूल के और ट्यूटर्स के भरोसे अपने बच्चों को पूर्ण रूप से छोड़ा हुआ है, और उनकी मॉनिटरिंग पहले के पेरेंट्स के कंपेयर में आज कम हो रही। आज वो अपनी दैनिक दिनचर्या में इतने व्यस्त है, माता और पिता दोनों, कि कहीं ना कहीं वो बच्चों को पूरा मार्गदर्शन और पूरा गाइडेंस नहीं दे पा रहे। फोन का यूज तो उन्हें करना है, लिमिटेड करना है। जैसा कि धर्मेंद्र सर ने स्टार्टिंग में एक बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि अति सर्वत्र वर्जते, अति होगी तो नुकसान होगा ही। लेकिन बच्चा क्या देख रहा है, कितना देख रहा है, किस तरीके से देख रहा है, इसकी मॉनिटरिंग पेरेंट्स को करनी होगी। आपका जो क्वेश्चन है कि हम अगर चीजों का दमन करेंगे तो बच्चा जिस स्टेज में है, जिस ऊर्जा के साथ वो काम कर रहा है, जितनी आप उसकी ऊर्जा को दबाओगे वो उस तरीके से विरोध में प्रस्फुटित होगी। तो उसे हमें प्यार से मॉनिटर करके चीजों को समझाना कि आप फोन का यूज कर रहे हैं तो आप क्या देखें क्या ना देखें, उसमें क्या बेनिफिट की चीजें यूज करें, ये सबसे ज्यादा माता पिता की जिम्मेदारी है। पिछली जनरेशन में माता पिता की कुछ और भूमिका थी, आज के जनरेशन में यह है कि उसे टेक का सही उपयोग करना सिखाना है। आप उसको पूरी तरह से बैन नहीं कर सकते कि आप इसको छोड़ दीजिए, बट उसे सही डायरेक्शन में ले जाना, और ये मॉनिटरिंग के थ्रू ही हो पाएगा सर। बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत बहुत शानदार आपने एक पॉइंट दिया है डिबेट को, और मैं उसको आगे लेकर जाऊंगा कि माँ बाप की एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको टेक्नो से भी एक हद तक बनना पड़ेगा, और उनको ये लिमिटेशंस बतानी पड़ेंगी कि कहाँ तक जाएं और कितना जाएं। बहुत सही बात की। धर्मेंद्र जी के पास में थोड़ी देर में मैं आता हूँ, लेकिन फिलहाल डॉक्टर कौस्तुभ को हम अभी तक सुन नहीं पाए।
डॉक्टर साहब, आप बच्चों के मन को, पेरेंट्स के जहन को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, समझते हैं। इस केस में पर्टिकुलरली क्या हम ये कहकर बच सकते हैं कि ये तो साहब एक अतिवादी परिवार के बीच की एक प्रॉब्लम दिखाई पड़ती है, इससे हमारा कोई लेने देना नहीं, या हमको भी अलार्म है, ये हम सबके लिए भी चेतावनी है? क्या मानते हैं आप? बिल्कुल, मुझे लगता है ये एक टिप ऑफ आइसबर्ग वाला केस है। हाँ जी। ये हर घर में जो परिस्थितियाँ आजकल निर्माण हो रही है, जिसके अंतर्गत बच्चे जो है ना चाहते हुए भी इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम के लिए और मोबाइल यूज़ के लिए बाधित हो जाते हैं, वो बजाय पेरेंट्स का कितना भी कहना हो कि इसको कम इस्तेमाल करना है, इसको हमें यही प्रोग्राम्स और यही एप्लीकेशंस देखनी है, बच्चे उन चीज़ को सुनते नहीं हैं और वो समझ भी नहीं पाते, क्योंकि उनका मस्तिष्क एक अलग ही रीति से चलता है। जैसे कि जिस स्क्रीन पे जो चीज़ें दिखाई जा रही, जो कंटेंट दिखाया जाता है, वो कंटेंट को इसी तरह से दिखाया जाता है कि वो बच्चा कुछ भी करके आगे क्या होने वाला है उसके लिए काफ़ी उत्सुक रहता है। उसकी उत्सुकता इस लेवल तक रहती है कि अगर वो उत्सुकता उसे नहीं मिली या उसे देखने में नहीं आया तो वो किसी भी लेवल तक जा सकता है। वो छुप के देख सकता है, वो एक रूम से जाके दूसरे कमरे में जाके देख सकता है, चाहे वो एक उदाहरण टीवी प्रोग्राम का हो, कार्टून का हो या कोई एप्लीकेशन या गेम का हो। आजकल ये एक ऐसा माहौल हो रहा है जिसमें हम एज अ डॉक्टर्स भी कई बार बहुत डिफ़िकल्ट सिनेरियो देख रहे हैं, जहाँ पे बच्चों का भी ज़्यादा इन्वॉल्व होना इन सब चीज़ों में और पेरेंट्स का उनको रोकना, इसका एक बहुत ही थिन ग्रे लाइन को हमें समझने के लिए कई बार हमें परेशानी होती है कि हम कहाँ किस चीज़ को रोकें और किस चीज़ को नहीं रोकें। दो बातें डॉक्टर कौस्तुभ, एक पुराना जिस दौर के आप और हम हैं उसमें एक कहा जाता था टीचर के लिए, गुरुजी मारे धम धम विद्याए छम छम। दूसरा ये भी कहा गया था कि अगर आपको कुछ सिखाना है, माँ बाप की डांट, माँ बाप की मार, वो एक तरह से ज़रूरी मानी जाती थी कि आपको शेपअप करने के लिए ज़रूरी। अब ये दोनों चीज़ें अपराध तक की श्रेणी में नज़र आने लगी हैं, तो कहने का तरीका बदलना पड़ेगा या कहना कम करना पड़ेगा या पहले सीखना पड़ेगा? आप कैसे डील करते हैं, क्या बताते हैं आप पेरेंट्स को? देखिए, पेरेंटिंग जो टेक्निक होती है हर किसी की अपनी यूनिक होती है। माँ बाप जिस माहौल में पले बड़े हो उसी तरह का वो अपने बच्चों पे रिफ्लेक्शन डालने की कोशिश करते हैं। खासकर अगर इस केस के बारे में बात करें तो व्यतीत यही हो रहा है कि माँ बाप का मना करना और आक्रोशित होना, ये बच्चे को शायद नहीं समझ में आया कि आक्रोशित क्यों हो रहा है, और वही आक्रोशित का उन्होंने एक रिफ्लेक्शन दिखाया कि पुलिस में जाके कंप्लेंट देना। तो ये एक तरह का एक बदला लेने वाली भावना जो पेरेंट्स के प्रति जो बच्चों की होती है, जब उन्हें उनका मन का जैसी काम नहीं करने को मौका मिले या उन्हें वो चीज़ करने से रोका जाए, तो पुराने काल में तो बिल्कुल भी एक तरह का रवैया था कि हम सब ही बच्चे को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहते थे, यानी माँ बाप, चाचा चाची, जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो बच्चों के ऊपर निगरानी बहुत लोगों की होती थी। पर आजकल जो न्यूक्लियर फैमिलीज है जहाँ पे दोनों माँ बाप काम करते हैं, ऐसे सिनारियों में बच्चों के ऊपर नियंत्रण रखना और उनको सही और गलत के बीच में डिफरेंस सिखाना ये बहुत बहुत मुश्किल है। इंडियन साइकियाट्रिस्ट सोसाइटी की गाइडलाइंस भी है इसी विषय में कि किस उम्र के बच्चों को कितना स्क्रीन टाइम देना चाहिए। हाँ, इन गाइडलाइंस का हम कभी उल्लेख करते ही नहीं है। अगर स्कूल में भी, यानी नॉन एजुकेशनल गाइडलाइंस की अगर बात करें कि स्कूल में अगर डिजिटल बोर्ड की तरफ या लैपटॉप में या टैबलेट के ऊपर उनको होमवर्क दिया जाता है, तो उसके बजाय एक अमूमन 5 से 15 साल के बच्चे का 2 या 3 घंटे के ऊपर का स्क्रीन टाइम होना ही नहीं चाहिए। पर हम लोग कारणवश या बहुत सारे कारणवश जो है इन सब चीज़ों के लिए हम उनको रोक नहीं पाते हैं। आपने भी एक अच्छा पॉइंट दिया कि स्क्रीन टाइम पूरा कैलकुलेट करना और उस पर बात करना कम से कम ज़रूरी है, उस गाइडलाइन का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे और 2 सिरे मिले हैं उन पर आगे बढ़ूंगा मैं। फिलहाल पेरेंट्स क्या सोचते हैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर और पेरेंट्स की क्या इस पर राय, प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, ये हम आपको देख रहे हैं। देखिए ज़रा, सुनिए बिलासपुर के पेरेंट्स को। बच्चे ही माता पिता के खिलाफ चले जाएं तो ये कोई अच्छे संकेत तो नहीं है। मोबाइल का यूज़ करें, टीवी का यूज़ करें, लेकिन ज्ञान के लिए करें। उसका मिसयूज अगर बच्चे करते हैं तो स्वाभाविक बात है
माता पिता उस पर रोक लगाएंगे? मोबाइल माँ बाप दे रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन दुरुपयोग भी बच्चे इसके कर रहे हैं, इसमें मैं बहुत ही ज़्यादा विरोध करूँगा। प्रशासन इसको संज्ञान में, किसी बच्चे ने रिपोर्ट लिखाई और संज्ञान में ले रहा है, तो और भी दुखद पहलू है। अगर बालक ने, अगर माता पिता के ऊपर रिपोर्ट लिखा रहा है तो उस बच्चे को समझना चाहिए कि माता पिता पाल पोस के बड़ा करते हैं। एक मोबाइल के लिए उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा रहा है, मैं उसका भरपूर विरोध करता हूँ। उस बच्चे का ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सब पेरेंट्स का अलग अलग मत और सबका मत अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही दिखता है। अब ज़रा स्टूडेंट को भी सुनवा लें, क्योंकि उनको सुने बिना उनको समझे, बिना उनकी बातों को सुने शायद हम आगे बढ़ें तो बहुत बेमानी होगा। रायगढ़ से स्टूडेंट्स को भी हमने पूछा इस प्रॉब्लम को सुनाकर, वे क्या कहते सुनिए ज़रा। ऑलमोस्ट उनका इंटरफेरेंस 50% होना चाहिए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो हमें हमेशा सही चीज़ के लिए सही सलाह ही देंगे, तो हमें उनकी बात माननी चाहिए, साथ ही उनके साथ कोऑपरेट भी करना चाहिए। उनका इन्वॉल्वमेंट हर टाइम सही नहीं रहता, कई बार कुछ ज़्यादा बोल देते हैं, लेकिन उनका बोलना सही रहता है, क्योंकि हम लोग भी कुछ टाइम तक ज़्यादा देखने लग जाते हैं और उतना देखना सही नहीं रहता। मुझे लगता है हमें वो टोक के सही करते हैं, क्योंकि अभी ना ऑलमोस्ट सारे बच्चे फोन देख के, टीवी देख के ही बिगड़ जा रहे हैं। तो इतना तो तय है कि ये चीज़ें पूरी तरीके से कानून रूल्स इनके मुताबिक नहीं चल सकती, लेकिन ये बात भी सही है कि आपको कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अर्चना झा जी, मैं वापस आप ही के पास आता हूँ। इस तरीके के केसेस में पहली जिम्मेदारी जो घर की है वो माता पिता की। ओवरऑल देख लें, घूम फिर कर बात वही आ गई कि माँ बाप को ही एक नई चीज़ सीखनी पड़ेगी कि उनको थोड़ा टेक्नो सेवी बनना पड़ेगा, वे क्या देख रहे हैं और क्या ना देखें इसे फिल्टर करना पड़ेगा। आपके पास जब ऐसे प्रकरण आते होंगे तो आप भी ऑब्वियसली माता पिता से ज़्यादा उम्मीदें करते हैं। काउंसलिंग का पार्ट रेगुलर होना चाहिए, ये बात हम कई केसेस में अलग अलग देखते हैं। इस तरह के केसेस में आपको लगता है अब इन पर भी वर्कशॉप हो, इन पर भी रेगुलरली पढ़ाया सिखाया जाए ताकि आप लोगों तक मामले ना पहुंचे? जी बिल्कुल, इसका बहुत अच्छा माध्यम हमारे स्कूल्स में जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उस दौरान भी चूंकि बच्चों का अधिकांश समय स्कूलों में गुजरता है, तो उस समय हम उनके टीचर से भी फीडबैक ले सकते हैं और पेरेंट्स को काउंसिल कर सकते हैं। ऐसे केसेस आने पे हम लोग करते हैं वो तो है ही, बट ये सेशंस होने चाहिए और ये माहौल होना चाहिए कि काउंसलिंग कहीं कोई मनोरोग नहीं है, बल्कि लोगों को काउंसलिंग उनके आगे अच्छी पेरेंटिंग के लिए, बच्चों के अच्छे व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है। तो ये काउंसलिंग को एकदम फ्री होना चाहिए कि लोग मतलब उस चीज़ को लेके कोई संशय ना रहे कि वो क्यों डॉक्टर के पास जा रहे हैं, क्यों काउंसलर के पास जा रहे हैं। तो ये काउंसलिंग को एकदम एक सामान्य प्रक्रिया की तरह लेना चाहिए, ये कराना चाहिए। और जो जॉइंट फैमिलीज़ की बात आई है, आज के डेट में वैसे नहीं है, लेकिन फिर भी पेरेंट्स जो उनको टेक्नो सेवर होकर के बच्चों को जो वो गजेट्स दे रहे हैं उसमें बहुत से ऑप्शन होते हैं, जैसे जो कि वो किड्स ही देख पाएँ, या फिर हम अकाउंट सेम रखें कि बच्चा क्या देख रहा है, हम अपने अकाउंट से उसको सर्च कर सकते हैं, उसका जो क्या बच्चों ने देखा है उसकी हिस्ट्री बीच में चेक करें। और कोशिश ये करें कि उनको हम फ़ोन्स देने के बजाय यदि उनकी सुरक्षा के लिए हम रख रहे हैं तो लैंडलाइन को यूज़ करें, कि ज़्यादा हम उनको फ़ोन्स या टीवी वगैरह यूज़ करने से थोड़ा तो हमको प्रोहिबिट करना पड़ेगा। बट दोनों को आपसी समझ से, जैसे अभी हम बच्चों को सुन रहे थे, बच्चे खुद ही बोल रहे थे कि नहीं पेरेंट्स सही बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं खुद भी रियलाइज़ करते हैं, तत्काल भले ना करें कि पेरेंट्स सही बोल रहे हैं, बस उनको थोड़ा सा समझाने की, धीरे से उनको खुद अपने परिजन तो उस टाइम पे वो विलन की तरह फील होते हैं कि नहीं वो तो हमको मना कर रहे हैं, बट और इतना होते हैं और इतना हो जाते हैं कि वो विलन की तरह इतना फील होते हैं कि आप उनके खिलाफ आप थाने तक पहुंच जाएं। ये तो एक एक्सट्रीम एक्सटेंट है, ये एक बिल्कुल अतिवादी स्थिति है। दीपा जी, आप क्या मानती हैं? अभी जो पेरेंट टीचर मीटिंग है, हम समझते हैं कि पेरेंट्स की भी और टीचर्स की भी कोर्स को लेकर, क्यूरिकुलम को लेकर, उनके डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारी चिंताएं, लेकिन बिहेवियर उसका चेंज, वो क्या घर में कर रहा है, बच्चों को तो जब पेरेंट्स पहुंचते तो यही सुनने को मिलता है कि वो स्कूल में क्या नहीं करता और घर में क्या उसको करना चाहिए, लेकिन कैसा बिहेवियर है उसको लेकर डिस्कशन का पार्ट अभी भी आपको नहीं लगता बड़ा कम है? बहुत कम है, बल्कि है ही नहीं कुछ जगह है, बल्कि शिक्षा का तो मूल ही है कि बिहेवियरल चेंज आ जाए। लेकिन हमने इसको एक टेक्निकल चीज़ बना ली है। स्कूल में जाएगा, पढ़ेगा, स्कूल में जाके आप लिटरेसी में अच्छे हो जाओगे, न्यूमरेसी में अच्छे हो जाएगा, लेकिन जो आपका बिहेवियरल पार्ट है
वो तो घर से ही शुरुआत होती है। और ये जो रिलेशन है, ये हम आजकल कहते हैं दोनों जनरेशन के बीच कम्युनिकेशन गैप है। मैं तो कहती हूँ कम्युनिकेशन गैप तो छोटा हिस्सा है, ये जो मेंटल कम्युनिकेशन गैप है, आपने किस कारण से कहा कि मत पढ़ो, मत देखो टीवी, और आपने इस बात को कैसे पढ़ा, ये माता पिता सोच भी नहीं पाए कि इन्होंने इस बात को इस हद तक लिया और उधेड़ बुन में वो अदालत तक पहुंच जाने की सोच लिए। तो आज हमें इतना भी सचेत होना पड़ेगा पेरेंट्स को कि हम कम्युनिकेशन तो करते हैं, लेकिन इनके अंदर जो उधेड़ बुन की जो एक मेंटल श्रृंखला चारों तरफ के जो मीडिया ने ला दिया, लोगों ने ला दिया, फिल्मों ने ला दिया, अलग अलग चीज़ें बच्चे सीखते हैं, देखते हैं। ये मत सोचिए कि आज के चार दीवारी में वो वही सीख रहे हैं जो पहले था। आज कहीं से भी कुछ भी सीखा, इन्होंने सीखा ना कि अगर माता पिता ऐसा करते हैं तो ऐसा कोई कानून है जिसमें हम इन्हें सजा दिला सक। हो सकता है एक गुस्से का क्षण था, हो सकता है एक सबक सिखाने वाली कि तुम हमको रोक नहीं सकती माँ पिता, जो भी कारण, लेकिन मैं वहां तक भी नहीं जाऊंगी कि ऐसा क्या संवाद हो गया, ऐसा क्या घटना हो गई कि माता पिता को एकदम स्ट्रिक्टली पूरे समय के लिए अगर बंद करने के लिए कहा होगा तो उसके पीछे भी कुछ बात होगी जो शायद हम और आप अनभिज्ञ हैं। तो वहां पे जो बिहेवियरल टच आता है, माता पिता को नॉट ओनली एजुकेटेड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, बट वो जो कॉग्निशन पार्ट है समझने का, कुछ चुप्पियों को समझने का, कुछ उसके बिहेवियरल पैटर्न, उसके बॉडी पोस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से, कि आपने उसने डाटा भी होगा तो उसने उसका तो कानूनी आप मानती है ना कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है माँ बाप की एज वेल एज टीचर की, दोनों की होती है कि थोड़ा सा इस पर भी आप ध्यान दें। करिकुलम अपनी जगह, लेकिन थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दें। लेकिन आप जब बांध देते हो कि स्कूल में टीचर कुछ नहीं कहेगा, पढ़ाई के बात कहेगा, और कुछ भी कहेगा तो वो टीचर के आपको याद होगा मैंने शुरू ही यहां से किया था कि जो अभी हम पेरेंट्स के संदर्भ में बात करें वो ऑलरेडी टीचर्स के ऊपर हो चुका है। जो टीचिंग फैमिली से हैं वो ये बात अच्छी तरह समझते हैं। जरा कुछ और प्रतिक्रियाएं हैं बच्चों की, पेरेंट्स की, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। जबलपुर और इंदौर पर्टिकुलर, वहां के जरा लोगों को सुने आप, फिर मैं आता हूं। जो बच्चों ने कदम उठाया है ये हर माँ बाप के लिए दुखित कारण है। पेड़ की शाखाएं होते हैं बच्चे, और पेड़ की जड़ से कुछ पोषण देना चाहती तो वो अच्छा अपने बच्चों के लिए हमेशा अच्छा देना चाहती है। बच्चों को समझाइश देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो पुलिस का जो मुकदमा कायम हुआ है मेरे हिसाब से ये सर्वथा गलत है। बच्चों की सरासर गलतियां हैं। मैं भी एक बाप हूँ, मेरी 2 बेटी 1 बेटा है, और ये कदम उठाना बिल्कुल गलत है। माँ बाप जो सब समझाएंगे वो अच्छे के लिए समझाएंगे। जब हम बच्चों को ऐसी चीज़ों में संलग्न करें, मोबाइल दे या टेक्नोलॉजी का उपयोग करना दे, तो उसका रोकने का और उसके दुष्परिणामों से भी अवगत कराएं, जिससे वो जो है ऐसी घटनाओं से बचे। तो ये चीज़ तो गलत ही है, क्योंकि इससे ये फ़र्क हो सकता है कि बच्चों का जो संस्कार है वो गलत है कहीं ना कहीं, क्योंकि पेरेंट्स ने रोका उनको बट बच्चों ने एफआईआर दर्ज करी है, तो ये कहीं ना कहीं गलत स्थिति की तरफ ही जा रहा है। जैसे आजकल सब करते हैं तो वो गलत है, अगर उससे रोक रहे हैं तो सही है, लेकिन आज के टाइम पे देखा जाए तो मोबाइल का हर जगह यूज़ रहता है और सारे अपने स्टडीज सारी मोबाइल पे ही होती है, तो उस चीज़ के लिए रोकना नहीं चाहिए। वो आइस के लिए भी मतलब अच्छा नहीं है, हानिकारक हैगा। यदि सही चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन यदि सोशल मीडिया के लिए इस्तेमाल किया जाए पूरे दिन तो ये गलत बात है। कौस्तुभ जी, अभी आपने और कुछ लोगों को सुना, 1-2 बातें जो निकल करके सामने आई कि खुलकर बात करें समस्याओं पर बच्चों के साथ में, या शुरुआत से उनको रिस्ट्रिक्शन में रखें, क्योंकि ये हर पेरेंट के सामने बड़ा चैलेंज है कि साहब कुछ बातें कुछ उम्र में ही समझ में आती हैं, तो आप शुरुआत से उनसे ओपन अप होकर बात करें, क्योंकि आप बात नहीं कर रहे पर पता चला कि जिस तरह का एक्सपोजर आज बच्चों का है, उन्हें किसी और माध्यम से गलत तरीके से, गलत समझ के साथ वो चीज़ें पता चलती हैं। तो क्या सही है? हर चीज़ पर खुलकर बात करना ज़रूरी है या फिर आपको वक्त का वेट करना पड़ेगा? बिल्कुल, हर चीज़ पे खुल के बात करना ज़रूरी है, मद्देनज़र ये
कि उस उम्र के हिसाब से ये बातें सही है और इस उम्र के उपरांत ये बातें सही नहीं है। तो उन्हें अगर शुरुआत से ही अगर हम लोग उनके उम्र और उनके एबिलिटीज़ का अगर हम उन्हें बताएं कि ये सारी चीज़ें हम आपके उम्र के बच्चे करते हैं और ये सारी उम्र नहीं करते, पर बच्चों में आपने देखा होगा कि वो जल्दी बड़े बनना चाहते हैं और माँ बाप भी बहुत उत्सुक रहते हैं कि मेरा बच्चा ये कर रहा है, वो कर रहा है, गाड़ी चलाता है या मोबाइल चला लेता है, जैसे आपने डिस्कशन किया था। उस दौरान भी हमने ये देखा कि माँ बाप की खुद की आकांक्षा इतनी कई बार इतनी प्रभावी होती है बच्चों के ऊपर कि बच्चे उस लय को समझ लेते हैं कि माँ बाप भी यही चाह रहे हैं और वो समझते हैं कि शायद माँ बाप मुझे प्रोत्साहन देंगे इस चीज़ के लिए। पर हमें शुरुआती अगर हमने स्टार्ट करें तो अगर उनको उनके उम्र के लिहाजे का ध्यान रखा है जी, जैसे बच्चे कई बार बड़े बच्चों को कॉपी करते हैं, जैसे ये पर्टिकुलर केस में भी अगर आपने देखा होगा वो छोटा बच्चा बिल्कुल वही कर रहा था जो उसका एक बड़ी बहन करने की कोशिश कर रही थी। तो कई बार ये कॉपिंग होता है मैकेनिज्म कि इनका जो साइकोलॉजिकल एनालिसिस अगर करते हैं तो इनकी साइकोपैथोलॉजी समझ में आती है कि ये बच्चे जो है ये सिर्फ सामने वाला जो बड़ा कर रहा है उसका ठीक रिफ्लेक्शन में ये चीज़ अपनी करने की कोशिश करते हैं। और संज्ञान अगर हम लोग लेंगे इन चीज़ों का कि इन बच्चों के साथ ऐसा क्यों हुआ, बच्चे इस लेवल तक क्यों गए कि उन्होंने कंप्लेन करी, क्योंकि बच्चों के अंदर भी शायद, यानी ये प्रश्न है मेरा भी कि अगर हम लोग ठीक से स्टडी करें कि ये केस के साथ हुआ क्या है, तो हो सकता है कि बच्चों में भी कुछ मानसिक समस्याएं होने का कारण दिखाई देता है, प्रतीत होता है, क्योंकि ये इस तरह का नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता है। हम मनोचिकित्सक हमेशा नॉर्मल और एबनॉर्मल को कैटेगरिकली समझने की कोशिश करते हैं कल्चरल डायमेंशंस के साथ में, किस तबके के साथ आते हैं, किस तरह के लोग हैं। तो खासकर ये जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही है इस केस में, तो ये तो बच्चों की तरफ से हम गलत या सही के बजाय हमें ये देखना ज़रूरी रहेगा कि बच्चों में कोई मानसिक परेशानी तो नहीं है या माँ बाप में तो नहीं है जिस वजह से बच्चे उनका इस तरह से एक तरह से रिवेंज ले रहे हैं। अर्जुन गुप्ता जी, एक समस्या पेरेंट्स के सामने और है जो इस केस से भी थोड़ा सा जुड़ती है। एक है कि बच्चों को मल्टीटास्क में हम माँ बाप डालते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में, उनको सिंगिंग में, डांसिंग में, कई तरह के गेम्स में, स्केटिंग में, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें। हम चाहते हैं कि वो सारी चीज़ों में वो सारे काम कर लें जो संभवतः हम नहीं कर पाए। एक ये है। दूसरा है कि ओवर डिसिप्लिन, पूरा दिन भर आप डिज़ाइन करके उनको डिसिप्लिन में रखते हैं। एक तरफ वो बच्चे हैं और दूसरी तरफ वो बच्चे हैं कि जिनको बच्चों को खुला छोड़ा हुआ है और जो बच्चे चाहते हैं उसके मुताबिक पेरेंट्स चल रहे हैं। कौन सा बिहेवियर आपको लगता है कि आज की तारीख में थोड़ा ठीक है या दोनों में सुधार की जरूरत है? देखिए सर, बहुत अच्छी बात करी आपने कि एक पूरी तरीके से हम डिजाइन करके जो एक पूरा चार्ट बना लेते हैं कि इतने बजे उठें, इतने बजे स्कूल जाएं, इतने बजे आके ट्यूशन जाएं, ये करें, पूरा रोड मैप, उसको फॉलो करना न केवल बच्चों के लिए बल्कि जो सीनियर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। लाइफ में हर एक चीज में फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी जरूरी है। हाँ जी। तो पेरेंट्स को चाहिए कि चीजों को इस तरीके से करें कि बच्चे को खेलने के लिए भी पर्याप्त समय मिले, उसके एंटरटेनमेंट के लिए भी पर्याप्त समय मिले, उसकी क्या भी रुचि है, जिस दिशा में वो जाना चाहता है, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे सिंगिंग की बात करें आपने, या कोई दूसरा आयाम हो, उसमें उसकी ऊर्जा कहाँ अधिक लग रही है, उस चीज को पेरेंट्स को ही ऑब्जर्व करना होगा। उनके बच्चे हैं, वो बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, उन्हें इस चीज को समझना होगा, अपने स्वभाव के अनुरूप उनमें उनके स्वभाव के रूप अपने आप को थोड़ा सा ढालना पड़ेगा। पेरेंट्स अक्सर सोचते हैं कि हम इस तरीके से थे, हमारी जनरेशन ये थी, लेकिन ये जो दौर बदला है सर पिछले 10-15 सालों में, ये लगभग इतना तेज जनरेशन गैप कभी किसी जनरेशन में नहीं आया। इससे पहले की हम बात करें हमारे दादाजी के जमाने की, उनके पहले की हमारे पिताजी की, लेकिन अब ये जो जनरेशन है इसका कारण टेक्नोलॉजी ही है। अब टेक्नोलॉजी को, जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि हम डिनाई तो नहीं करेंगे, हम एक बीच का, एक मिक्स्ड रास्ता अपनाना होगा कि जहां हम उन्हें थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी करें, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी करें, और सबसे ज्यादा जरूरी है कि पेरेंट्स मॉनिटरिंग करें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। ये पूरा जो लूप होल है वो इसी बात को लेकर के है कि जैसा सर ने न्यूक्लियर फैमिली के विषय में बताया कि आज माता पिता दोनों रोजी रोटी के चक्कर में लगे हुए हैं, उनको कमाने के लिए लगे हुए हैं, उसी कारण कहीं ना कहीं बच्चों की बहुत अच्छी बात, थोड़ी सी एक बहुत अच्छी बात आपकी बातों से निकली है, और कई बार अलग अलग प्रॉब्लम्स में भी वही निकलता है कि हम सबके हाथ में कम्युनिकेशन के गैजेट्स तो हैं, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन गैप बढ़ गया है। सबके अपने अपने रूम्स बन गए हैं जो उससे बाहर नहीं होते, एक रूम में सब अलग अलग है। एक छोटी सी प्रतिक्रिया और आई है भोपाल से, वो सुनते हैं और एक अंतिम दौर में सब इसके समाधान पर बात करें। मैम, वो
हमारे भविष्य के लिए बोलते हैं, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें भी होती है मोबाइल में और उनको ये डर लगता है कि हम कभी उसके साइड ना चले जाएं। स्टडी करने के लिए पेरेंट्स को देना चाहिए, और रही बात केस करने की तो वो गलत है। पेरेंट्स अगर कुछ समझा रहे हैं बच्चे को तो उसके अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं। फ़ोन जितनी ही अच्छी चीज़ है उतनी बुरी ही चीज़ है। अगर हम फ़ोन का सही यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें कुछ नहीं बोलेंगे। अगर हम फ़ोन का मिस यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें ज़रूर बोलेंगे। मतलब फ़ोन का कुछ भी गलत काम नहीं करना है, और पेरेंट्स जो भी बोलते हैं हमारे भले के लिए बोलते हैं, क्योंकि पेरेंट्स सब जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। धर्मेंद्र गुर्जर साहब, कानूनन बहुत सारी चीज़ें सुलझाई जा सकती हैं, लेकिन आपको लगता है कि कानून ऐसा कोई हो सकता है, या जो बने बनाए कानून हैं उनमें ऐसा कोई परिवर्तन किया जा सकता है जिससे इस प्रॉब्लम का कोई हल मिल सके, सलूशन मिल सके? बिल्कुल पुनीत भाई, अच्छा सवाल आपने किया। अभी पुनीत भाई सब बीच में आपने कहा था कि हमारे ज़माने में विद्या छड़ी पड़े धमधम, विद्या आए घम घम। जी जी। तो हमारे ज़माने की बात करूंगा, इस पूरी पैनल में हर्ष के अलावा सब उसी ज़माने के जिसके आप और हम हैं। अगर उस ज़माने का ये कानून भी उसी ज़माने के हैं, अगर उसको तब भी इम्प्लाई किया, पुलिस भी तब भी ऐसी थी, तो हमारे माता पिता पे रोज ऐसी एफआईआर होना चाहिए थी फिर तो क्या आप कानून को बदलने का वक्त आ गया, आप ऐसा मानते हैं? एफआईआर नहीं की, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कानून में बदलाव की जरूरत भी मानता हूँ, साथ में ये भी मानता हूँ कि जो युक्त निर्बंधन की कहानी है कि सब कुछ लिमिट में होना चाहिए। जैसा अर्जुन भाई ने भी कहा कि कम्युनिकेशन गैप, मैडम ने भी कहा, जो शिक्षिका है, मैं नाम भूल रहा हूँ, और साथ में डीसी साहब भी बैठे। पुलिस का बड़ा रोल होता है साहब, बहुत सारी शिकायतें पुलिस के पास पेंडिंग है जिनमें एफआईआर होना चाहिए, उनमें एफआईआर नहीं होती। इस मामले में भी बहन से भाई का झगड़ा है और दोनों बच्चे बहन के पास रह रहे हैं। तो जिन मामलों में एफआईआर की सख्त जरूरत है उन पर एफआईआर की जाए, ना कि ऐसे मामलों को तूल दे करके तिल का ताड़ राई का पहाड़ बना दिया जाए। ठीक है, चलिए। चार्जशीट भी फाइल की है, इसमें देखिए आप, हाईकोर्ट का बहुत अहम रोल रहा। हाईकोर्ट ने पूरे प्रकरण पे आगे के लिए स्टे कर दिया, कार्रवाई को रोक दिया है। एक छोटी सी बात मैं अर्चना जी से भी पूछता हूँ, वक्त अब चूंकि बड़ा इशारा कर रहा है कंक्लूड करने की तरफ। अर्चना जी, आप स्वयं भी पेरेंट हैं और आप स्वयं एक पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी, क्या कानूनों के लूप होल्स हैं या वक्त ही इतना बदल गया कि आप मजबूर हो जाते हैं कि आपको ऐसा करना पड़े? जी, ये जो एफआईआर हुई है, इसमें जो धाराएं लगी है उसके अनुसार उनके साथ में मारपीट हुआ है, उनको कहीं पे बंद करके रखा गया है। तो कहीं हम पेरेंट्स भी इसमें सोचने की ज़रूरत है। उस परिस्थिति में मैं उससे अवगत नहीं हूँ कि कितनी चोट आई है बच्चों को और क्या है। तो ये भी गलत है कि पेरेंट्स अगर इतना स्ट्रिक्ट होकर के बच्चों से ऐसे मारपीट करे जिससे उनको कोई गंभीर चोट आ जाए, तो ये भी पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है। वो किस परिस्थिति में एफआईआर हुई है उससे मैं अवगत नहीं हूँ अभी, लेकिन ये भी बच्चों को रियलाइज कराने की जरूरत है पूरा कि ये टीवी मोबाइल के थ्रू वो कई साइबर क्राइम फ्रॉड्स में भी फंस सकते हैं। तो आज के डेट में वो कितने टाइप के फ्रॉड्स हो रहे हैं जिसमें बच्चों को टॉर्चर किया जा रहा है और उनके कैसे फोटोज, वीडियोस, उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे करके उनसे जो है ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये सारी चीजें हो रही हैं और कई टीनेजर्स के साथ हो रही है या कई टीनेजर्स के द्वारा की जा रही हैं। एक कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, बच्चों को एजुकेट करना जरूरी है। जी जी, हर चीज के लिए थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा। हर्ष, एक छोटी सी बात मैं अंत में आपसे पूछता हूं। के माध्यम से हो सकता है, काउंसलर्स के साथ। जी जी, हर्ष में एक बहुत छोटी सी बात, आपकी बातें या इन्फ्लुएंसर्स की बातें बच्चे आजकल जल्दी से ग्रास्प करते हैं। क्या आप ये उस पीढ़ी की या आप सब की भी, जैसे हम ब्रॉडकास्टर के नाते, न्यूज के नाते, ये मीडिया के नाते हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तय है, हम क्या बोल सकते हैं, कितना बोल सकते हैं, आप हमें कहीं भी देख करके उसे समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, लेकिन आज जो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर्स हैं, क्या भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं? क्या उनको इस गैप को कम करने की तरफ थोड़ा सा ध्यान नहीं देना चाहिए कि उनकी एक छोटी सी बात से, उनके गेम के लिए इन्फ्लुएंस करने से चीजें कहां जा रही? सर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर काफी तरीके के होते हैं, पर यहाँ पर हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर काम करना चाहिए। जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम टेक रिव्यूज बनाएं और आप लोगों को बताएं कि कौन सा प्रोडक्ट सही है और कौन सा नहीं है। तो हर एक अगर रिव्यूअर को ऐसे बता सकेगा कि वो बता सके अपने ऑडियंस को कि क्या सही है उनके लिए, तो वही बेस्ट रहेगा। सेकंड में ये बोलना चाहूंगा कि बच्चों के बीच में आजकल हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर आकर फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। काफी बच्चे ये फील करते हैं कि अगर इनके पेरेंट्स ऐसे हैं तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है। तो ये चीजों के ऊपर आपको आपके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए कि कैसे तरीके का एक रिलेशनशिप बिल्ड हो।
ठीक है, आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। एक बस इस बात से कि बच्चों से लगातार बात करना, उनके टच में बने रहना, उनके साथ में क्या हो रहा है उसको समझना, उनके बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है इसे समझना बहुत ज़रूरी है। वरना ये अलार्म आज एक परिवार का सबके लिए कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से घटित हो सकता है। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं, आपने समय दिया इस डिबेट के लिए। धन्यवाद।